नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिएगा, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पिछले साल के पेपर लगाने होंगे। आज आपको पिछले बार जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर संपन्न हुआ था, पिछले बार रेलवे ग्रुप डी का पेपर 2018 में हुआ था, तो इसका पूरा पेपर हल कराए जा रहे हैं। इसमें आपको 1 से लेकर के 100 तक के सारे क्वेश्चनों को हल कराएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिछले बार रेलवे ग्रुप डी की मेरिट कितनी गई थी। देखिए, अलग अलग बोर्ड की अलग अलग मेरिट जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग औसत के तौर पर बात करें तो ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट थे जिनके नंबर 70 से 75 नंबर तक आए थे उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और जनरल कैंडिडेट जितने थे 75 से 80 नंबर वाले उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो आपको इस वीडियो में 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में आपको सही करने का प्रयास करना होगा। 1 से लेकर के 100 तक के वीडियो का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको रेलवे ग्रुप डी के 2 पूरे पेपर कराए हुए हैं, जिसे आप प्ले स्टोर में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। आज का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार आयोजित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा चीन। चीन में हर वर्ष जनवरी के माह में इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, कुछ दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि जेड जो है एक्स का चाचा है और वाई एक्स की माँ है, तो वाई का जेड से आपको संबंध बताना है। देखिए, चाचा कब होगा जेड, जब आपके पिताजी का भाई होगा। तो पिताजी को हमने बॉक्स में बना लिया, और जेड जो है वो पिताजी का भाई है, और आप जो हो गए एक्स हो गए, क्योंकि आपके चाचा हो गए जेड। ठीक है, इसी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, वाई एक्स की माँ है, मतलब पिताजी की जो पत्नी होंगी वो आपकी माँ होंगी। तो यहाँ पर हमने वाई लिख दिया। अब ये संबंध आपसे पूछ रहा है, वाई का जेड से संबंध पूछ रहा है, तो वाई क्या लगेगी जेड की, तो भाभी लगेगी, क्योंकि भाई की पत्नी क्या लगती है, भाभी लगती है। देखिए, चाचा मतलब अंकल होता है, और अंकल को अनेक आपके अर्थ होते हैं, इसलिए सही ऑप्शन इसमें ननद भी हो सकता है, बहू भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। अब देखिए, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया, यहाँ कुल 3 बैग हैं, उन सबको एक साथ ले जाने के लिए उनका कुल वजन आपको ज्ञात करना है। आपको कुल वजन निकालना है, और कथन में आपको 1 और 2 कथन दिए गए हैं। तो आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन से कथन आपको पर्याप्त लग रहे हैं उसका कुल वजन निकालने के लिए। देखिए, पहले कथन में लिखा गया है बैग 1 में 10 केजी ले जाया जा सकता है, तो मतलब 3 बैग है, पहले बैग में 10 केजी हो गया। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे बैग में क्या कह रहा है, पहले वाले बैग का आधा वजन, मतलब कि पहले वाले बैग में 10 केजी है, तो दूसरे वाले में 5 केजी और तीसरे वाले में भी 5 केजी। अब टोटल वजन की बात करें, उनका कुल वजन आपसे पूछा है, तो कुल वजन होगा 20 केजी का। तो हमने ये 20 केजी कैसे निकाला, इन दोनों कथनों का उपयोग करके निकाला। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके दोनों कथन पर्याप्त होंगे। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में अगली आकृति आपको बतानी है। ये 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए ए बी सी डी, इन्हीं में से आपको चुनना है। अब आप लोग सबसे पहले पहली वाली आकृति को देखिए। यहाँ पर ये 6 भुजाओं की आकृति है, उसके अंदर आपको 2 गोले दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप गए, 6 भुजा की आकृति चेंज होकर के 5 भुजा की आकृति हो गई, और जो 2 अंदर गोले थे उनको बाहर कर दिया है, और बीच में प्लस का निशान कर दिया है, मतलब कि भुजा कम हो गई। यहाँ पर 6 भुजा थी बाहर, और यहाँ पर 5 हो गई। अब देखिए, नेक्स्ट वाली आकृति में आपको 4 भुजा की आकृति लग रही है, तो नेक्स्ट वाला जो आएगा वो 3 भुजा वाला होगा, और 3 भुजा वाला होगा, और बीच में प्लस आ जाएगा। देखिए, दूसरे वाले आकृति में बीच में प्लस आ गया, और जो आपके अंदर 2 गोले हैं उनको आप किनारे किनारे कर दीजिए। तो ऐसी आपको कौन सी संरचना दिख रही है, यहाँ पर आपको देखेंगे तो पहली वाली जो संरचना है वो इस प्रश्न के अनुरूप है, इसलिए इसका पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। देखिए, 5वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO का गठन जो है 1 जनवरी 1995 को किस समझौते के तहत किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले WTO इसका निर्माण हुआ था 1 जनवरी 1995, लेकिन इसके पहले ये किस रूप से जाना जाता था, गैड के रूप में जाना जाता था, GATT इसके रूप में जाना जाता। गैड की संस्थापना हुई थी 1947 को। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसका नाम चेंज करके मार्केस समझौते में किया गया। इसका नाम मोरक्को के मार्केस समझौते में गैड का नाम चेंज करके WTO कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिए किस समझौते के तहत हुआ था, मार्केस समझौते के तहत WTO का निर्माण हुआ था, जो कि एक विस्तृत रूप था गैड का, जो आप लोग याद रखिएगा।
अगर हम लोग बात करें WTO के हेडक्वार्टर की तो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। छठवां क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में रिज्यूम को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डिपेंड को आप कैसे लिखेंगे। चलिए देखने का प्रयास करिए। अगर आपको प्रश्न छोटा छोटा दिख रहा हो तो आप लोग ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। इसकी PDF जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां पर से आप लोग और स्पष्ट तौर पर इसे देख सकते हैं। आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहां से मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रिज्यूम को आप आरई को देखिए, आरई को अगर आप संयुक्त रूप से देखेंगे तो आरई को यहाँ पर लास्ट में लिख दिया गया और SU को बीच में रखा गया है और ME को शुरुआत में रखा गया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, D को लास्ट में ले जाना है। D को अगर आप लास्ट में ले जाएंगे तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन। चौथे ऑप्शन को आप लोग सही करिए, आगे बढ़ जाइए। चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। सातवां क्वेश्चन है, ग्रैंड टैंक रोड का पुनः निर्माण किसने कराया था, जिसे हम लोग कहते हैं GT रोड। GT रोड किसने बनवाई थी, शेषा सूरी ने बनवाई थी। पुनः निर्माण की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने इसका पुनः निर्माण कराया था। इसका पहला वाला ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए आठवां क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज से एक क्वेश्चन आया। इसमें आपसे कहा है समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण C का आपको वैल्यू दी गई है, जिसमें कोण A और कोण C एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं, तो कोण A की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनको इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो आमने सामने की रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं और अगल बगल की रेखाएं जो समांतर होती हैं। बात करेंगे तो ABCD इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर A और C जो होंगे सम्मुख कोण होंगे और समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो A और C को आप बराबर कर दीजिए। 3x - 25 बराबर 2x + 15। अगर आप इसको बराबर करेंगे तो ये 2x इधर आ जाएगा, 2x इधर आएगा तो x बचेगा और 25 इधर चला जाएगा 40। तो x की वैल्यू यहाँ पर से 40 आ गई, लेकिन आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी है, a की वैल्यू पूछी है। तो x का मान अगर आप यहाँ पर रख देंगे 4 3 12, 120 में से 25 चला जाएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा, सही ऑप्शन आ जाएगा इसका 95। ठीक है, तो 120 में से 25 घटा देंगे तो 95 इसका आपको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इग्नोर क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दिया गया था। मतलब जिसने हल किया है उसको भी 1 नंबर मिलेगा, जिसने हल नहीं किया है उसको भी 1 नंबर मिलेगा। मतलब सबको 1 नंबर दिया जाएगा इग्नोर क्वेश्चन को देख करके, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया, यदि एक विशिष्ट दीवार घड़ी पर 4:35 हुए हैं तो जलीय छवि में घड़ी में कितने बजेंगे। देखिए जब आपसे दर्पण वाला पूछे ना तो 4:35 को दर्पण में अगर आपको देखना हो तो 12 में से घटा दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे जलीय छवि मतलब नीचे की छवि आपसे पूछे तो आपको 6:30 से इसे घटाना होगा। चलिए घटाते हैं हम लोग 6:30 से। अगर हम लोग इसको 6:30 से 4:35 को घटाते हैं तो आपको जलीय छवि मिल जाएगी। तो 35 तो 30 से घटेगा नहीं, इसलिए आप इसमें से 1 घंटे उधार ले लीजिए। 1 घंटे उधार का मतलब है ये बन जाएगा 5 और 60 मिनट उधार लेंगे तो ये आ जाएगा 90 मिनट। अब ये जा करके कहीं घट पाएगा। अब ये 90 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पर 55 आ जाएगा और 5 में से 4 जाएंगे तो 1, तो 1:55 होगा इसकी जलीय छवि में, जो आपको इन ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर क्वेश्चन में डाल दिया गया था, सबको 1 नंबर मिलेगा। 10वां क्वेश्चन है, जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर के हमारे कानों में पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय बाद सुनाई देगी। ये आपसे पूछा है कि आप अगर 17 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ आपसे टकरा करके वापस आती है तो कितने समय में हमारे कानों में पहुंचेगी। तो इसका सही ऑप्शन होता है 1/10 सेकंड। मैंने साइंस के आपको ढेर सारे वीडियो कराए हैं, तो 1/10 सेकंड बाद हमारे कानों में पहुंचती है। अगर प्रतिध्वनि आपको सुननी है तो 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए जहां से आप बोल रहे हैं, और परिवर्तक स्थल से 17 मीटर की दूरी होगी तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी और 1/10 सेकंड बाद सुनाई पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। 1/10 को आप कैसे लिखेंगे, दशमलव में 0.1 सेकंड लिखेंगे, सही ऑप्शन चौथा वाला होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर जिसे हम लोग हरमिंदर साहिब या फिर दरबार साहिब कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है। आपको मालूम है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, पंजाब के अमृतसर में है, इसलिए सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको चारों ऑप्शन को दिखाऊंगा।
यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकृति बतानी है, कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर देखिए त्रिभुज आपको दिख रहा है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट वाली जो आकृति है वो सबसे पहले बाहर देखिए, ये 4 भुजाओं वाली आकृति है। यहाँ पर 3 भुजा थी, यहाँ पर 4 भुजा, तो ये एक भुजा जो है बढ़ा दी गई और अंदर जो रखी गई है वो 4 से ही बढ़ा करके अंदर 5 भुजा वाली आकृति को रख करके बीच से काट दिया गया है। तो अब इस प्रकार से तीसरी वाली आकृति से चौथी वाली आकृति बनेगी। यहाँ पर देखिए आपको चतुर्भुज दिखाया गया, 4 भुजाएं। तो नेक्स्ट वाली आकृति के बाहर जो होगा वो पंचभुज होगा और पंचभुज के अंदर षटभुज होगा और षटभुज को बीच से काट दिया गया होगा। तो आप इन ऑप्शन में ढूंढिए। देखिए यहाँ पर आपको पंचभुज दिख रहा है, पंचभुज दिख रहा है ना, और अंदर आपको षटभुज दिखेगा और षटभुज को बीच से काटा गया होगा, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तीसरे वाले ऑप्शन को आप लोग सही मत करिएगा। एक भुजा ज़्यादा आपको बढ़ानी है तो पंचभुज से एक भुजा ज़्यादा षटभुज की होती है, उसको बीच से डिवाइड करना होगा, तो चौथा वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है। श्रृंखला है, इसको देखने का प्रयास करिए कैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही है। देखिए 9 दूनी 18 होता है, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 18 तिक्का 54 होता है, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया और 54 चौके 216 होता है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया और 216 पंचे 1080 होता है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया गया। अब 1080 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 6480। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रश्नों को पढ़ना है और आपको बताना है इनमें से कौन से कथन पर्याप्त लग रहे हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ऐसे प्रश्न पिछले बार काफ़ी पूछे गए, इसलिए आप लोग तैयारी को बेहतर करके चलिएगा इस वर्ष। प्रश्न में लिखा गया है, नूतन के पास 2 भिन्न रंगों वाले 6 तकिए के खोल हैं। ठीक है, 2 कलर वाले 6 तकिए खोल हैं। उसके पास सफ़ेद तकिए के खोल कितने हैं ये आपको निकालने हैं। अब कथन को देखिए, यहाँ पर आपको पढ़ना है, नूतन के पास 2 जोड़ी गुलाबी तकिए के खोल हैं। 2 जोड़ी मतलब कि 4 हो गए गुलाबी वाले, तो 2 बचे सफ़ेद वाले, क्योंकि 2 ही रंग उसके पास हैं, एक गुलाबी हो गया एक सफ़ेद। आपसे पूछा है सफ़ेद तकिए खोल कितने हैं, तो 2 हैं। 2 कैसे मिल गए आपको? पहले ही कथन से मिल गए जो उसने प्रश्न का उत्तर मांगा था। दूसरा कथन कुछ भी आपको पर्याप्त नहीं है, मतलब पहले ही कथन से आप निकाल सकते हैं दोनों कथनों को लिए बिना। दूसरे वाले कथन में कह रहा तकिए खोल जो हैं वो सूती हैं, सूती हों चाहे जो भी हों, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे तकिए खोल कितने ये पूछा था, हमने पहले कथन से निकाल लिया, इसलिए सिर्फ पहला वाला कथन जो होगा वो पर्याप्त होगा। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी के अनुसार 2017 और 18 में नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज कौन थे। मैंने आपको बताया ना, रेलवे ग्रुप डी का पेपर 2018 में होते इसके पहले, तो इसमें आपको करंट अफेयर जो है वो 2018 वाले मिलेंगे। फिर भी मैं आपको अपडेट करके नई वाली करंट अफेयर बताने का प्रयास करूंगा। तो इस समय आईसीसी के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज जो हैं, इस समय की बात करूं तो पैट कमिंस हैं। याद रखिएगा, पैट कमिंस जो हैं इस समय टेस्ट में नंबर 1 है। 2021 की बात करें तो याद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरे नंबर पर रविचंद्र अश्विन है, टेस्ट में नंबर 2 गेंदबाज। और चौथे नंबर पे आता है एंडरसन का नाम। तो एंडरसन उस समय 2017-18 में टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज थे। इस समय पैट कमिंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और जेम्स एंडरसन जो थे वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक एल्डिहाइड का फार्मूला जो है वो गलत लिखा गया है। इन 4 ऑप्शन में से उसका आपको चुनाव करना है। देखिए साइंस के 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के 30 क्वेश्चन के लगभग 30 सीरीज आपको कराई हुए हैं, जो प्ले लिस्ट में पड़ी होगी उससे आप लोग अगर देख लेंगे तो आप साइंस के सारे क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और O लास्ट में लगा देते हैं। अगर हम लोग C को 1 रखेंगे तो ये फार्मूला सही हो जाएगा, ये सही है। अगर C को हम लोग 2 रखते हैं तो अगर C को 2 रखेंगे तो H जो हो जाएंगे दुगने मतलब 4 हो जाएंगे, O हो जाएगा। इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसने H को 3 ही रखा है और C को इसने 2 कर दिया, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। अगर C को 4 रखेंगे तो ये सही है, C को अगर आप लोग 3 रखेंगे तो ये फार्मूला सही है। सिर्फ जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो एल्डिहाइड के फार्मूले में गलत फिट होता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा गलत विकल्प के अनुसार। 17 नंबर क्वेश्चन है, विकल्प में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, श्रृंखला को पूरी करना है।
बहुत ही सिंपल श्रृंखला है। देखिए डी 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 हर जगह है, सिर्फ आपको देखना है 1 3 5 और 7 और 9, अगली सीरीज आएगी 7 और 9 से, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल प्रश्नों को बहुत जल्दी करेंगे, जो आपको प्रश्न में समय देने लायक है उसमें समय देंगे। अब देखिए इसमें आपको सरलीकरण करना है, मतलब कि हल करना है। तो सबसे पहले जो है अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ पर 3 दूना 6 और 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12 बचेगा, और 12 में 3 जोड़ लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 11 माइनस 15 जो होगा इसका उत्तर -4 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कहाँ पर लिखा गया है? तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया है। आप लोग भी जल्दी से कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक कार है जो बहिर्गत भाग से गिरती है और 1 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन से टकराने की इसकी गति क्या है, ये आपको निकालनी है। तो कौन सा यहाँ पर आप न्यूटन का समीकरण लगाएंगे? v बराबर u प्लस जी टी। प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए प्लस होगा। अगर आप नीचे से ऊपर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाता। जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है 0 होता है, तो यहाँ पर u को आपको 0 रखना होगा, और v जो है अंतिम वेग है, ये आपसे पूछा गया है। g की वैल्यू कितनी है? आपको 10 दे रखी है, और समय आपको 1 सेकंड का दे रखा है। तो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर सेकंड स्क्वायर मत करिएगा। अगर आप लोग पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे तो इसका अर्थ हो गया कि मतलब आपने एक्सेलरेशन निकाला है। त्वरण की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम लोग वेग की बात कर रहे हैं, गति की बात कर रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड होती है। इसलिए सही ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन होगा। एग्जाम में यही गलतियाँ आपसे होती हैं, 1 नंबर से आप दूर चले जाते हैं, जल्दबाजी में आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आधुनिक बंगाली कवि शंख घोष को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये पेपर मैं आपको करा रहा हूँ 2018 वाला, कोई ग्रुप डी की भर्ती जो आई थी 2018 में आई थी, तो उसमें आपको 2018 वाली करंट अफेयर देखने को मिलेगी। बात करें शंख घोष को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो 2016 मिला था। 2016 के बाद 2017 का मिला कृष्णा सोविती को, याद रखिएगा 2017 का कृष्णा सोविती को मिला। 2018 का अमिताभ घोष को मिला है इंग्लिश लेखन के लिए। 2019 में मलयालम कवि हैं अकित्तम अच्युतम नंबूदरी को 2019 का लेटेस्ट वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो मैंने आपको 4 वर्ष के बता दिए हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपको बताना है इनमें से कौन सी आकृति जो है वो आएगी। मैंने आपको चारों ऑप्शन दिखाए हैं, इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आकृति में आपको एक गोला दिख रहा है, उसके अंदर एक डॉट लिखा गया है और नीचे भी एक डॉट है। लेकिन आप अगर इसे घुमा करके देखेंगे, इधर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं एक बार 45 डिग्री तो आपको ये आकृति मिलेगी। 45 डिग्री अगर आप एंटी क्लॉकवाइज और जाएंगे तो आपको ये आकृति मिलेगी, और अगर आप एक बार और 45 डिग्री आ जाएंगे तो ये आकृति आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो जो यहाँ पर आकृति आपको मिल जाएगी सी वाले ऑप्शन में, तो इसका सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप घुमा करके देख सकते हैं कि कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी। 22 नंबर क्वेश्चन है, 2 राज्यों में शैम्पू के विशेष बॉन्ड की 3 वर्षों के लिए बिक्री के नीचे आपको आंकड़े दिए गए। ठीक है, वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3 और राज्य हैं राज्य 1, राज्य 2। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में आपसे कहा है वर्ष 1 से वर्ष 3 दोनों में राज्यों की कुल बिक्री में कुल कितने % का अंतर है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले वर्ष 1 में हम दोनों राज्यों को देखते हैं। वर्ष 1 में दोनों राज्यों कितना है, 15, 15, 30 है। वर्ष 1 में 30 है, और वर्ष 3 में आपसे पूछा है वर्ष 3 में दोनों राज्यों कितना है, 35। कितने % का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर की बात करेंगे तो 5 का अंतर है। कितने में से, 30 से 35 हुआ, 30 को नीचे रख करके 100 कर दीजिए। तो 5 छक्का 30, और 100 में अगर 6 से भाग करेंगे तो 16.67% आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ओ से पूर्व दिशा की ओर सम्मुख होकर के व्यक्ति जो है बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता। प्रश्न काफ़ी बड़ा है, हम भी आपके साथ लगाना स्टार्ट करते हैं। दिशा संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग दिशा बनाते हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पर ओ से हम चलाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर से, और पूर्व दिशा की ओर चलाएंगे। ए पॉइंट पर पहुँचना है उसे, तो 2 किलोमीटर की दूरी तो सबसे पहले तय करता है ये पूर्व दिशा की ओर। फिर वो दाईं ओर मुड़ता, दायां इसका नीचे की ओर होगा, और बी पॉइंट पर ये पहुँच चुका है। कितने किलोमीटर की यात्रा की है, 4 किलोमीटर की। नेक्स्ट कह रहा है बाईं ओर मुड़ाना है, तो बाईं ओर इसे मुड़ाएंगे और ये सी पॉइंट पर पहुँचेगा।
2 किलोमीटर चला है, सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा की है, तो सी देखिए ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ओ के नीचे सी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, डी पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बाईं ओर मुड़ता है, तो सी से अगर इसका मुख इस दिशा की ओर है, नीचे और उसको बायां होगा और 8 किलोमीटर चला दीजिए नीचे की ओर आप, तो ये डी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, बिंदु ई तक पहुंचने के लिए वो बाईं ओर मुड़ता है, तो डी अगर नीचे मुंह उसका है, बायां इसका इस साइड होगा और 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 8 किलोमीटर यहाँ करीब आएगा, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा और ये आगे 6 किलोमीटर टोटल। यहाँ तक अगर बात करें तो अप्रॉक्स में मान सकते हैं कि ये दूरी जो है वो 8 किलोमीटर की है ई पॉइंट पहुँचने के लिए। अब क्या कह रहा है, ई से एफ पहुँचने के लिए वो बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पर हमने एफ पॉइंट को मान लिया और ये 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। आपसे पूछ रहा है डी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी, देखिए डी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कर्ण ही इसका न्यूनतम बीच की दूरी होती है, तो कर्ण आपको निकालना है। ये त्रिभुज आपको बन गया है, देखिए ये 4 हो गया, इसका आधार अगर लंब की बात करें तो 8 हो गया है, कर्ण आपको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर को कर दीजिए अंडर रूट में, तो कर्ण निकल आएगा। 8 हटाएं 64 प्लस 4 चौको 16, ये बनेगा 80, अंडर रूट 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16 पंचे 80, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। प्रश्न इजी था, बस थोड़ा सा लंबा कर दिया था, आप लोग आराम से इसको लगा सकते थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो 78 वर्ष के थे, किस क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए 2016 में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को आप जानते होंगे, तो किस क्षेत्र के थे ये, भारतीय शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में उन्हें सुमित्रा चरत राम पुरस्कार मिला है 2016 वाला। एक पुरस्कार इसके बाद और मिला है 2018 का सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, उससे भी आपको अपडेट कर देता हूँ, 2020 का नहीं मिला है, 16 के बाद 18 तक अभी ये पुरस्कार मिले हैं। तो 18 मिला है सरोद वादक, याद रखिएगा सरोद वादक है अमजद अली खां। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पुराने पेपर से नए वाले पेपर से अवगत करा रहा हूं। अगर आपके पेपर में इस प्रकार से नया वाला क्वेश्चन आए तो सरोद वादक हैं अमजद अली खान, उनको मिला है 2018 का सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन स्कीम को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि मुद्रा संबंधित कौन सी योजना हो सकती है, क्योंकि जनधन ही मुद्रा वाली है। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन जो है वो जनधन योजना को गति प्रदान करने के लिए ये भी योजना स्टार्ट की है प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में दमन और दीव के लिए 1000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का आरंभ किसने किया था। इसका सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन, नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में दमन दीव के लिए 1000 करोड़ रुपए विकास के लिए शुभारंभ किए थे, ये याद रखिएगा, इसमें कुछ नया अपडेट हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, बंगाली भाषा के लेखक श्रेणी में बिग लिटिल बुक अवार्ड 2017 का विजेता किसे घोषित किया गया है। चलिए बताने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा नवनीता देव सेन। ये पुराना क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको ही सिर्फ मालूम होगा। अब मैं आपको थोड़ा नया वाला बता देता हूँ, 2020 में अवार्ड मिला है बिग लिटिल बुक अवार्ड। ठीक है, ये किसे मिला है, सुभद्रा सेन गुप्ता को। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसमें काफ़ी नए क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में। सुभद्रा सेन गुप्ता, थोड़ा समय इसलिए देता हूं कि आपको याद हो जाए। सुभद्रा सेन गुप्ता को देखिए, यहाँ पर देव था, यहाँ पर सेन हो गया, इससे थोड़ा बहुत आपको याद हो सकता है। और राजीव इपे को मिला, 2 लोग को मिला है, राजीव का भी नाम याद रखिएगा, राजीव इपे को और सुभद्रा सेन गुप्ता को इंग्लिश लेखन के लिए बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं थोड़ा आपको अपडेट करते हुए चलता हूं, क्योंकि पुराने पेपर करने से कोई फायदा नहीं है। पुराने पेपर की करंट अफेयर अभी कोई फायदे की नहीं, बाकी पैटर्न जो है वो फायदा का आपका है। इससे आपको लेवल मालूम चलेगा, किस लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुराने क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर वाले वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नए वाले करंट अफेयर से अवगत करा रहा हूँ। इस श्रृंखला में रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा अच्छा रहेगा, चलिए बताइए। देखिए, ए से सी हो रहा है, सी से एफ हो रहा है। ए हमारा 1 स्थान पर होता है, सी तीसरे स्थान पर होता है, एफ होता है 6वें स्थान पर और जे होता है हमारा 10वें स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए 2 की बढ़ोतरी,
फिर 3 की बढ़ोतरी, फिर 4 की बढ़ोतरी, इसके बाद देखिए ओ जो हमारा होता है 15वें स्थान पर होता है, तो यहाँ पर 5 की बढ़ोतरी हो गई। अब हमें 6 की बढ़ोतरी करनी है, तो 6 की अगर हम बढ़ोतरी करेंगे तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, ओ के बाद ओ हमारा किस स्थान पर होता है, 15वें स्थान पर। 6 की बढ़ोतरी करेंगे तो यहाँ पर यू आ जाएगा, यू जो होता है हमारा 21वें स्थान पर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। अब 15 वर्ष बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पी और डी की आपको रेशियो दे रखा है, तो उसी प्रकार लिखना स्टार्ट करते हैं। 3:4 दे रखा है, इसके बाद डी और ए का दे रखा है, तो यहाँ पर से हम लोग पी डी ए का एक साथ निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिए, डी और ए का आपको 5:6 दे रखा है। अब डी को आपको सेम करना है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में कर दीजिए और 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों नीचे पदों में कर दीजिए। कितना बनेगा, 5 3 15, 5 चौको 20 और 4 6 24। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया पी डी ए का रेशियो, आपने तीनों को एक साथ करके निकाल लिया। अब प्रश्न को आगे पढ़िए, प्रश्न में आपसे कह रहा है पी और डी का रेशियो जो है वर्तमान में 3:4 है। अब 15 वर्ष बाद पी और डी का रेशियो जो है वो 4:5 हो जाता है। समझिएगा थोड़ा प्रश्न को, यहाँ पर देखिए एक का रेशियो बढ़ा है और कितने वर्ष बढ़ गए हैं, 15 वर्ष बढ़ गए, तो 1 बराबर 15 के हो गया। अगर 1 बराबर 15 के हो गया तो पी की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 3 45। पी हमारा वर्तमान आयु में 45 वर्ष का होगा और डी 15 चौको 60, डी हमारा 60 वर्ष का होगा। लेकिन अभी आप ए का नहीं निकाल पाएंगे। ए को निकालने के लिए आप समझने का प्रयास करिए। देखिए इनका रेशियो जो है पी डी ए का रेशियो है 15 20 24, लेकिन अगर पी की आयु की बात करेंगे तो पी की आयु आपने 45 निकाल ली है, तो 15 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई करें कि 45 बन जाए। तो 15 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, सारे पदों में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 3 45 और 20 23 60। देखिए डी हमारा 60 इधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहा है। अब यहाँ पर से आपको एक ही मिल जाएगी। 24 का मल्टीप्लाई करिए 3 से, अगर 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 72 आ जाएगा। तो आपने सारे की उम्र निकाली, 45 60 72, इन तीनों को जोड़ दीजिए। इन्हीं की आयु का योग तो आपसे पूछा था, 5 2 7 और 7 6 13 4 17, तो 177 बनेगा। इन टोटल आयु की बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक और आपको मिलेगा, थोड़ा से सतर्क होकर करिएगा आप लोग। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त श्रेणी में तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको आवर्त सारणी की ओर ले चलता हूं, वहां पर आपको मैं तीसरे वाले आवर्त की ओर ले चलूंगा और सबसे छोटे आकार वाला तत्व के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और एक बार प्रयास कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए मैं आपके सामने एक आवर्त सारणी लेकर आया हूँ, यहाँ पर आप लोग आवर्त को समझिएगा। आवर्त क्या होता है, जैसे कि एक आवर्त ये वाला हो गया, दूसरा आवर्त ये पूरा आवर्त हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, इसी प्रकार से 7 आवर्त जो होते हैं वो आवर्त सारणी में होते हैं। वर्ग की बात करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जो वर्ग खींचे हुए हैं इन्हें करते हैं वर्ग। वर्ग और आवर्त आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं ये तीसरे आवर्त की बात कर रहा है, ये तीसरा वाला आवर्त जो है इसकी बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटे आकार का तत्व कौन सा होगा। तो हम आपको बता देंगे, अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे आवर्त की ओर तो इनका साइज जो होता है वो छोटा होता चला जाता। आपसे छोटा साइज पूछा था, इस प्रकार से ये Na जो होगा बड़ा होगा, उसके बाद Mg छोटा, Al और छोटा, इस प्रकार से Ar तक आते आते इसका आकार जो होगा सबसे छोटा हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में आर्गन आपको दिखा होगा, तो आर्गन का आकार जो होगा वो सबसे छोटा होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग वर्ग की बात करते हैं, ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के आकार की बात करें तो बहुत बड़ा छोटा से होगा, उससे बड़ा Li उससे बड़ा होगा, और फ्रेंसियम जो है उसका आकार सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उसका आकार भी बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा आकार होगा Fr का। लेकिन अगर हम लोग आवर्त की बात करेंगे तो सबसे छोटा आकार होगा Ar का। ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। आपसे सबसे छोटा आकार पूछा था तो आपको आर्गन को सही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए आप कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका प्रभाव का पता लगाया जाता है। जो चुंबक के अगर आप आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसका क्या कहते हैं, उसका नाम आपसे पूछा है तो उसको क्या कहेंगे।
सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप उसे चुंबकीय क्षेत्र ही कहेंगे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंग्लिश संबंधित क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पाइडर लिखा है, बैराक लिखा है, सोल्डर लिखा है। तो सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सोल्जर मतलब होता है सैनिक। सैनिक कहाँ पर रहते हैं? बैराक। बैराक मतलब एक शिविर टाइप पे रहता है, छावनी लगा करके वहाँ पर सोल्जर रहते हैं, सैनिक रहते हैं। स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी। तो मकड़ी कहाँ पर रहती है? मकड़ी रहती है जाले के अंदर। जाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेब कहते हैं। ठीक है, तो मकड़ी क्या करती है? वेब बना करके रहती है। जिस प्रकार से सैनिक बैराक में रहते हैं, उसी प्रकार से मकड़ी जाले में रहती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन को देखिए और बताइए किसका उदाहरण आपको लग रहा है। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, Mg और O जुड़ करके MgO बन गया। तो यहाँ पर संयोजन हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए आपसे जल वाली छवि पूछने का प्रयास किया। जल की जो छवि होगी, तो जल की छवि कहाँ बनेगी? अगर आप नीचे दर्पण यहाँ पर लगाएंगे तो आपको जलीय छवि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप चारों ऑप्शन को देखिए, तभी आप लोग इसे समझ पाएंगे। इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप नीचे दर्पण लगाएंगे तो आपको ये वाली आकृति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, इसमें आपसे पूछा है कि x की जगह पर मान आपको बताना है। ये आपने समानुपात जब पढ़ा होगा, तो आंतरिक पदों का मल्टीपल बराबर बाह्य पदों का मल्टीपल। तो 9 पने 45 बराबर 2x के होगा। बाह्य पद जो हैं 2 और x हैं, इनका मल्टीपल और आंतरिक पदों का मल्टीपल सेम होता है, बराबर होता है। तो 45/2 करेंगे तो आ जाएगा 22.5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको थोड़ा विचार करना है कथन के ऊपर। कथन कह रहा है आपसे कंपनी ए की चाय अधिक प्रचारित है। ठीक है, कंपनी ए की चाय अधिक प्रचारित है, जबकि बी कंपनी के चाय स्वाद में बेहतर है। अब आप धारणा बनाने का प्रयास करिए कि कौन सी धारणा आपको सही लग सकती है। कुछ लोग विज्ञापन देखकर उत्पाद खरीदते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी धारणा आप क्या सोच सकते हैं? आपको कथन की ओर ध्यान देना है, उसी से आपको धारणा सोचनी है। यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं होता है तो आप उसके विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। चलिए सोचने का प्रयास करिए। देखिए इसमें आप सही कर सकते हैं सिर्फ पहले वाले ऑप्शन को, कुछ लोग विज्ञापन देख करके उत्पाद खरीदते हैं, यही धारणा निकल रही है। क्योंकि कंपनी ए जो है वो अधिक प्रचारित है, जो कि कंपनी बी की चाय जो है बेहतर स्वाद में है। इसका मतलब ए की चाय का स्वाद बेहतर नहीं है, लेकिन प्रचारित अधिक है, इसलिए लोग प्रचार देख करके, विज्ञापन देख करके उत्पाद खरीद रहे हैं कंपनी ए का। इसलिए कुछ लोग विज्ञापन देख करके उत्पाद खरीदते हैं। कंपनी का उत्पाद अच्छा नहीं है, इसके बारे में नहीं कहा गया। स्वाद की बात की गई है, थोड़ा स्वाद में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्पाद अच्छा नहीं है। तो इसको आप नहीं कह सकते कथन को देख करके। कथन से पहली बात मालूम चल रही है, तो कौन सी धारणा अंतर्निहित है? सिर्फ पहली धारणा हमारी अंतर्निहित होगी। 37 नंबर क्वेश्चन है, आवेश की आपको एसआई इकाई निकालनी है। तो आवेश मतलब होता है चार्ज, और चार्ज की इकाई होती है कूलाम। कूलाम इन कहीं पर भी इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसने जो ऑप्शन सही किया वाट सही किया। वाट जो होती है वो शक्ति की यूनिट होती है, आवेश की नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। आप लोग भी पे लगाने का प्रयास करिएगा। आवेश की जो इकाई होती है वो कूलाम होती है, इसलिए प्रश्न जो है मेरे हिसाब से गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा के विद्यार्थी किसी उद्देश्य के लिए कुल 5184 रुपये दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी उतनी राशि दान करता है जितनी कक्षा में विद्यार्थी की संख्या है, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे आप? देखिए जितने विद्यार्थी हैं, मान लिया x विद्यार्थी हैं, x राशि जो है वो देते हैं, तो दोनों का मल्टीपल जो होगा वही तो टोटल राशि बनेगी। ठीक है, तो x² बराबर 5184, x की वैल्यू जो आ जाएगी √5184। अगर आप लोग इसे निकालने का प्रयास करेंगे तो ये जाकर के बनेगी 72। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका तीसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, यथा 2018 के अनुसार फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इन चार ऑप्शन में आप लोग देखिए, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, इस क्वेश्चन को इग्नोर क्वेश्चन कर दिया गया था। मतलब कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का नहीं सही किया गया था, सबको 1 नंबर मिलेगा, चाहे आप छोड़ दिए हो चाहे आपने किया हो। इस समय की बात करें, हम इस पेपर को आपको करा रहे हैं मार्च 2021 में। तो इस समय मार्च 2021 के लास्ट तक बात करें तो संगीता रेड्डी जो हैं वो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे चेंज हो जाए,
आप वीडियो बाद में देखें, आगे चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इस समय संगीता रेड्डी जो हैं वो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हटा भी दिया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, सोनार का आपसे पूर्ण रूप पूछा है। सोनार जो होता है वो जो समुद्र में कोई वस्तुएं खो जाती हैं, पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। तो सोनार का फुल फॉर्म में चारों ऑप्शन में देखकर समझिए। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है सोनार और रडार से। 41 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिकोण जो है वो गर्ल्स को करता है, और यहाँ पर सर्कल जो खींचा गया है वो कोच को करता है, और आयत जो खींचा गया प्लेयर को करता है। तो जो यहाँ पर कह रहा है उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, आपको वो बताना है, उन लड़कियों को बताना है जो खिलाड़ी भी हैं और कोच भी हैं। तो खिलाड़ी और कोच में कौन आएंगी, यहाँ पर देखिए खिलाड़ी का इसका गोला आना चाहिए, खिलाड़ी भी हो कोच भी हो, तो ऐसा हमें लग रहा है कि सिर्फ आर में प्राप्त हो पा रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आर ही सही होगा, क्योंकि आर जो है वो गर्ल्स भी आ रहा है, कोच में भी आ रहा है, प्लेयर्स में भी आ रहा है, तो तीनों आपसे पूछा था, तो आर ही इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियन के 15वें संस्करण 2018 को 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, हंगरी में किया गया था। आप लोग करंट अफेयर क्वेश्चनों को छोड़ करके, नए वाले जो क्वेश्चन है उनको छोड़ करके पुराने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ये आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगली आकृति आपको चुननी है। वी को इस प्रकार से नीचे कर दिया गया दर्पण प्रतिबिंब के रूप में, तो आप इसमें से कौन से ऑप्शन को सही करेंगे, मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके दिमाग में आ सकता है, वो भी लास्ट वाले ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसने दर्पण रखा है तब जा करके एन बना है, बाकी कहीं पर इसने दर्पण का प्रयोग नहीं किया है। जिस प्रकार से पूछा था उस प्रकार से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आकृति आनी चाहिए, तो इस हिसाब से लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसने ये सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को नाम जो है तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है, किसने कहा था। देखिए आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा हुआ कैल्शियम को Ca से लिखा जाता है, मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है, मैग्नीज को Mn से लिखा जाता है। तो ये दो लेटर से लिखा जाने वाला ये पद्धति किसने शुरुआत की थी, या तो फ्लोरीन को F से लिख लीजिए तो एक ही लेटर से लिख सकते हैं, या फिर दो लेटर से लिख सकते हैं, तो ये शुरुआत की थी बर्जीलियस ने। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के जो प्रतीक निशान है वो उनके पहले लेटर या फिर दो लेटरों को मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। धातुओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसकी अगर बात करें कौन सा कथन गलत है, तो दूसरा वाला कथन गलत है। सभी धातु पारे को छोड़ करके तरल अवस्था में है और मुलायम है। मुलायम तो धातुएं होती हैं, लेकिन सभी धातु पारे को छोड़ करके तरल अवस्था में, इसने उल्टा लिख दिया है। सभी धातुएं जो होती हैं तरल अवस्था में नहीं होती, सिर्फ पारा जो होता है धातुओं में वो तरल अवस्था में होता है, यही वाला कथन गलत है, बाकी सभी यहाँ पर ऊपर वाले कथन सही हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, फ्रोज जो एक पत्रिका आती है उसके अनुसार कौन सा एथलीट दुनिया का सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाला एथलीट की सूची में नंबर 1 स्थान पर है। 2018 किसने बात किया है, मैं आपको 2021 के आंकड़े बताऊंगा। तो सबसे पहले 2018 की बात करते हैं, तो 2018 में मवेदर जो थे कुश्ती खेलते हैं, ये सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट खिलाड़ी की नंबर 1 सूची में आ गए थे। लेकिन इस समय बात करें तो रोजर फेडरर जो हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले रोजर फेडरर हैं, टेनिस खेलते हैं, आप सभी को मालूम है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो दूसरे स्थान पर हैं। और इस समय चौथे नंबर की बात करें तो, चौथा नहीं दो ही आप लोग याद कर लीजिए, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले नंबर पर रोजर फेडरर हैं और दूसरे नंबर पर रोनाल्डो हैं, ये आप लोग याद कर सकते हैं। तो मवेदर उस समय 2018 में पहले नंबर पर थे, इस समय रोजर फेडरर हैं। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए स्केप को इस प्रकार से लिखा जाता है, फर्नीचर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सनराइज को आप कैसे लिखेंगे। देखिए सनराइज के जितने भी लेटर हैं ना वो फर्नीचर और स्केप में छुपे हुए हैं। तो एस को यहाँ पर आप देख सकते हैं, एस को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यू की बात करेंगे, यू को 9 लिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग मिलाते ही चलिए और लास्ट टाइम मिला लीजिएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें समय ज़्यादा देने का प्रयास नहीं करेंगे, अच्छे क्वेश्चनों में आपको समय देंगे।
अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। काफ़ी चर्चा में ये बंदरगाह है, ये पड़ता है श्रीलंका में। तो आप लोग हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका ने था किस देश को बेच दिया है 99 वर्षों के लिए। 99 वर्षों के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर दे दिया गया है, किस देश को, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ग्रुप डी में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। जो लोग पढ़ करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, वही लोग इस सवालों को लगा सकते हैं। आगे आपसे पूछा है त्रिकोण और वर्ग के क्षेत्रफलों का रेशियो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि उसके तीनों जो भुजाएं होती हैं वो सेम होती हैं। तीनों भुजाएं सेम का मतलब अगर हमने इसे ए मान लिया, इसे ए मान लिया, तो नीचे वाली भी ए होगी। अब आपसे इसकी ऊंचाई की बात किया, ऊंचाई चाहे तो आप निकाल लीजिए, या तो आप याद रखते हो तो याद करके आप लिख सकते हैं। ऊंचाई आपको निकाल करके बताते हैं। जैसे हमने हाइट इसको h मान ली, तो ये a/2 हो जाएगी, नीचे वाली भुजा a/2 हो जाएगी, क्योंकि पूरी a है तो हम डिवाइड कर दिए 20 से, तो a/2 हो जाएगी। ये कोण 90 है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। आपको लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप हाइट निकाल सकते हैं। अंडर रूट में a² और a²/4, यहाँ पर से आप हाइट निकालेंगे तो √3/2a। काफ़ी लोग इसे याद भी रखते हैं, तो आप लोग भी इसे याद कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होती है, √3/2 भुजा, ये हाइट होती है। आगे आपसे क्या कह रहा है, एक वर्ग की विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कैसे होता है। देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग की भुजा हमने मान ली x है, तो चारों भुजाएं उसकी x होंगी, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, भुजा x है। तो यहाँ पर से हमने विकर्ण निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। अब इन दोनों में रिलेशन कह रहा है कि 1/3 का रिलेशन है। चलिए इन दोनों को याद रखिए और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। दोनों में रिलेशन क्या है, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं रिलेशन को। रिलेशन मतलब कि 1/3 का अनुपात है, तो हम लोग 1/3 का ये रेशियो कर दिए। यहाँ पर से आप a और x में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर से अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2/3 √2/√3 और x यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपने a की वैल्यू निकाल ली x के टर्म में, इसको भी आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिकोण और वर्ग के क्षेत्रफलों का रेशियो आपसे पूछा है, तो आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा हमने a मानी थी, a का स्क्वायर करेंगे, a की वैल्यू मैंने अभी आपको लिखाई, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9, और √2/√3 था जो कि स्क्वायर करने पर 2/3 बन जाएगा, और x के पदों में था तो x² आ जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा हमने x मानी थी तो x² हो जाएगा, तो x² और x² कट जाएगा। अब यहाँ पर से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर से वैल्यू कैसे निकल रही है इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए ये √3 है, अगर आप इसे काटना चाहेंगे तो √3 और ये कट करके √3 बन जाएगा। तो अब इसका जो रेशियो आ जाएगा 2:9√3, ये आंसर आना चाहिए, जो कि मुझे दूसरे ऑप्शन में लग रहा है। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। प्रश्न बढ़िया था लेकिन थोड़ा सा समझने योग्य था, आपने पहले प्रैक्टिस की होगी तभी आप लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे त्रिज्यखंड पूछे या आकृति है, इसमें आपको त्रिज्यखंड निकालना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये आपका सर्किल है, त्रिज्यखंड क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर ये खंड बना दिया, दो आपकी होने चाहिए क्या, त्रिज्याएं होनी चाहिए, उसके बीच का खंड जो होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो अब इस गोले को आप देखिए, इस सर्किल को देखेंगे तो 1 2 3 4, इसमें आपको 4 त्रिज्यखंड नजर आएंगे, तो 4 इसमें होंगे, और टोटल कितने आपको सर्किल के पार्ट किए गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 जो हैं वो वृत्त हैं, और इसमें 4 आपको त्रिज्यखंड मिलना है, 6 चौको 24, तो टोटल आपको 24 त्रिज्यखंड मिलेंगे। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु, प्रणाली अथवा फिनोमेन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, तो ये वैज्ञानिक मॉडल के द्वारा किया जाता है। ये सिंपल सी लाइन आपको याद ही रखनी है, वैज्ञानिक मॉडल द्वारा किसी वस्तु, प्रणाली और फिनोमेनन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, तो इकाई में यह ऊर्जा आपको कितनी पड़ेगी।
देखिए, इकाई कहते हैं 1 किलोवाट घंटा को, किलोवाट घंटा को एक इकाई कहते हैं, और 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इकाई निकालनी है, तो 900 में 900 गुणे 10 की पावर 6 में आप क्या करिए, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से भाग कर दीजिए, तभी तो आप एक इकाई की मान निकाल पाएंगे, या फिर इकाई मतलब किलोवाट घंटा में निकाल पाएंगे। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट गया, ऊपर नीचे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9000 बनेगा, 9000 में 36 से भाग करेंगे तो कितना उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 250। ध्यान रखिएगा दशमलव का गलती आपसे हो जाएंगी, इधर उधर कोई 250 लिखे कोई 25 लिखेगा, ये गलतियां आपसे हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा है तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए, तुंगा अलग नदी है और भद्रा अलग नदी है, दोनों मिलकर के तुंगभद्रा नदी कहलाती हैं, और तुंगभद्रा नदी जो है आगे चल करके कृष्णा नदी मिल जाती है। तो आपसे पूछा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 2 kg की गेंद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है, टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। ये प्रश्न को थोड़ा से गलत भाषा में लिखा गया है, प्रश्न को पूछने का ढंग जो है कुछ अलग नहीं लिखा गया। इसको अगर हम बात करेंगे, संघट्ट के पहले का वेग संघट्ट के बाद का संवेग दोनों सेम होगा, m1v1 बराबर m1v1 प्लस m2v2 बराबर mv। यहाँ पर से आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब आपने संघट्ट का नियम पढ़ा होगा तो संघट्ट के पहले का संवेग दोनों पिंड के संघट्ट के बाद का संवेग के इक्वल होता है। तो यहाँ पर से m1 कितना है, 2 kg है। वेग की बात करें तो ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन दूसरा वाला स्थिर है। अगर स्थिर है तो वेग शून्य है, तो टोटल इसका संवेग भी शून्य हो जाएगा, तो 10 ही होगा, ये 0 कर सकते हैं। और mv जब टक्कर होगा तो दोनों एक साथ जुड़ करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर से 2 kg और 4 kg इन दोनों का मास अगर जुड़ जाएगा तो 4 दूनी 4 2 6 मास हो जाएगा 6, और वेग आपको निकालना है। तो यहाँ पर से 10/6 जो होगा इसका वेग निकलेगा 1.66। अब इस प्रश्न में थोड़ा से और लिख करके देता तो हम इसके दूसरे मान को भी निकाल सकते थे, जिसने दूसरा मान भी दिया है, लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ एक ही मान निकल पाएगा जिस हिसाब से इसने प्रश्न को लिखा है। तो इसके सही ऑप्शन तो दूसरे और तीसरे दोनों हो सकते थे, लेकिन इसने तीसरे ऑप्शन को सही किया है। इसको निकालने के लिए इसने 3.33 को निकालने के लिए इसने प्रश्न में कुछ ऐड नहीं किया है। जब ऐड नहीं किया तो आप निकाल नहीं सकते हैं। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से आप इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रश्न की भाषा में कुछ अलग नहीं किया गया है। अगर कुछ स्टेप आगे बढ़ाता, कुछ प्रश्न को खुल करके बताता कि कैसे टक्कर के बाद दोनों चल रहे हैं, सम्मिलित होकर चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, तो हम जाकर के दूसरी वैल्यू को निकाल सकते थे। 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 सहित 2/5 kg टमाटर का मूल्य इतना आपको दिया गया है तो 1 kg टमाटर का मूल्य आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 25 2 27/5, 27/5 का रेट जो है 172.8 है। तो 1 kg का आपको निकालना है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 172.8 मल्टीप्लाई 5 और 27 से भाग कर दीजिए, तो इसका आपको 1 kg का रेट निकल आएगा। 27 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, जाकर कितनी बार में कटेगा, 6.4 इतनी बार जाएगा, और फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो 5 चौको 20, 5 छक्का 30 तो 32, 32 का सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपको 1 kg का मूल्य इसका मालूम चल जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको sin फाई की वैल्यू मालूम है √3/2 तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो निकाल आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको कास की आवश्यकता होगी। sin फाई से आप cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप निकालना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण दोनों में सेम रहेगा, लेकिन आधार इसमें चेंज हो जाएगा, 1 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर से कॉसेक फाई को आप लिख सकते हैं 1/sin फाई, और कॉट फाई को आप लिख सकते हैं cos फाई अपान sin फाई। ठीक है, यहाँ पर से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसे हल करेंगे तो 1 + cos फाई अपान sin फाई, ये वैल्यू निकल कर आएगी। 1 + cos फाई, 1 + cos फाई कितना है, 1/2 है, वैल्यू रख दीजिए। और sin फाई की वैल्यू आपको दी गई है √3/2। 2 से इसका 2 कट जाएगा, लेकिन कब कटेगा, जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 1 3/√3। अब यहाँ पर से
इसकी वैल्यू जो है वो √3 मल्टीप्लाई √3 होती है। एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो एक √3 बचेगा, तो √3 इसका उत्तर होगा। वो किस ऑप्शन में आपको दिया गया है? तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? प्रश्न को समझिएगा। अब की बार एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, लगभग आपसे 8 से 10 क्वेश्चन जीएस के जो थे उसमें आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा गलत है। तो लास्ट तक प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करिए, नहीं तो आप 1 नंबर से एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर से गलत आपसे पूछा है, सारे कथनों को आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। इसमें से गलत वाला मैं आपको बता देता हूँ। गलत वाला इसमें से तीसरा कथन है, एक स्त्री में 2 एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। देखिए स्त्री में जो 6 क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, तो एक्स वाई तो होते ही नहीं है। पुरुषों की बात करेंगे तो एक्स वाई होता है, ठीक है, लेकिन महिलाओं की बात करेंगे तो एक्स एक्स होता है। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इस कौन सी प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? समझिए प्रश्न को। सही ऑप्शन होगा श्वसन। जब आप श्वसन करते हैं, जैसे आप सांस नहीं लीजिए, अगर आप सांस लेंगे तो आपने जो खाना खाया उसे ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो H2O मतलब पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल देते हैं और एक लॉट ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा आपको मिलती है। ऊर्जा मतलब कि तापीय ऊर्जा आपको मिलती है। तो श्वसन ही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक ऊर्जा मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जुड़ करके एक तापीय ऊर्जा में चेंज हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, 8:15 घंटे की घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच में आपको कोण बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 8:15 तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 8 होगा। तो 8:15 यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। कोण को समझिएगा, जब 8 बजेगा तो यहाँ पर 8 से थोड़ा से छोटी वाली सुई जो है 8 से थोड़ा बढ़ जाएगी और बड़ी वाली सुई जो मिनट वाली सुई है वो 3 के करीब आ जाएगी। तो ये एंगल आपसे छोटा वाला एंगल मतलब ये एंगल आपसे पूछा है, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ अगर बात करेंगे हम लोग एंगल की तो इन दोनों के बीच की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक एंगल जो होता है, अगर हम लोग बात करेंगे मिनट वाली सुई की तो एंगल जब चलती है 5 मिनट तो उसमें 30 एंगल कवर करती है। तो 30 दूनी 60 3 90 और 120 यहाँ पर से 150 एंगल जो है तो यहाँ पर से हो गया। लेकिन अब ये घंटे वाली सुई ने 8 से कितना आगे चला ये आपको निकालने के लिए 15 मिनट चला है। 15 मिनट चलेगा तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी? 15/2 डिग्री बढ़ेगी। मतलब 15/2 150 में 15/2 जोड़ दीजिए, 15/2 जोड़ेंगे तो 315/2 315/2 इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से उत्तर दिया गया, तो आप लोग चौथे ऑप्शन को लगा सकते हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, एक कार जो 81 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यदि 18 सेकंड में एक पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। यदि कार की लंबाई आपको 2 मीटर दी गई है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल यहाँ पर आपसे किलोमीटर पर आवर में दी गई, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? 5/18 से गुणा कर दीजिए। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है? दूरी जो होगी वो पुल की लंबाई को हमने 1 मान लिया और कार की लंबाई दोनों की सम्मिलित लंबाई होगी। दोनों की सम्मिलित लंबाई कितनी होगी? x + 2 अपान में 18 सेकंड इसे लग रहे हैं। तो 18 से 18 कट गया, ये कट सकते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 × 9 5 और 8 × 5 = 40 और 2 जब इधर आएगा तो घट जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 403 और x हमने क्या माना था? x हमने पुल की लंबाई मानी थी, क्योंकि कार की लंबाई तो आपको दे रखी थी, तो पुल की लंबाई 403 मीटर होगी। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, ये किसने लिखी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखी थी हर्ष चरित्र, ठीक है, याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। दी गई आकृति में घन के 3 फलक आपको दिखाई पड़े हैं। ये घन है, इसके 3 फलक आपको दिखाई पड़े हैं और घन के प्रत्येक फलक के अलग अलग डिजाइन है। विकल्प के रूप में आपको 4 घन दिए गए, उस घन का आपको पता लगाना है जिसे घुमा करके बनाया गया है। और यहाँ पर उत्तर घन में मूल घन के समान कम से कम 2 फलक होने चाहिए। अगर इसे आप थोड़ा से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे
तो ये जो तीर का निशान है ऊपर चला जाएगा और जेड के अपोजिट में एन आता है और त्रिभुज के अपोजिट में ओ आ जाएगा। यहाँ पर दो आकृति कम से कम एक फलक में होनी चाहिए, ये आपसे बताया है। तो इसके अनुसार सिर्फ ए ही वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। बाकी आप चारों ऑप्शन को देख लेंगे तो इससे आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। उत्तर घन में मूल घन के समान दो फलक होने चाहिए, सिर्फ पहले ऑप्शन में आपको मिलेंगे। अब 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये 64 नंबर क्वेश्चन है आज का। श्रेणी में समान अंतर ज्ञात करना है आपको। ये समांतर श्रेणी है, इसका समान अंतर आपको ज्ञात करना है। देखिए, पहला पद आपको दे रखा है 3 और 9वां पद आपको 27 दे रखा है। तो 9वां पद 27 है तो 9 त्रिक 27, मतलब 3 की बढ़ोतरी हुई होगी तो 9 त्रिक 27 पहुँचा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पद कितना होगा, 6 होगा, फिर 9 होगा, इस प्रकार से 12, 15, 17, 12, 15, 18, 21, 24, 27, तो 9वां पद 27 होगा। तो आप पहले ही कथन से इसका समान अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 6 - 3, मतलब कि 3 का अंतर है, यही आपको ज्ञात करना है। तो आप पहले ही कथन से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पद तो आपको मिल ही जाएगा, इसने बता दिया पहला पद 3 है, समांतर श्रेणी है तो एक साथ बढ़ती है, जितना का डिफरेंस पहले वाले पद के साथ में होगा उतने का दूसरे के साथ में। तो 9वें पद में 9 त्रिक 27, तो 9वां पद अगर 27 है, पहला पद 3 है, तो नेक्स्ट वाले पदों में 3 की बढ़ोतरी होगी। तो आपका लिए पहला ही कथन पर्याप्त होगा समान अंतर निकालने के लिए, केवल एक ही कथन पर्याप्त है। चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चुनाव करना है। चारों ऑप्शन को पढ़िए। पत्तियों में कोशिकाएं जो होती हैं, पत्तियों की कोशिकाएं ऊपरी और निचली परत जो होती है, उनके कार्य आपसे पूछे गए हैं। तो गलत का चुनाव करिए। इसका सही ऑप्शन होगा जो गलत ऑप्शन है, पत्तियां जो होती हैं भोजन का संश्लेषण नहीं करती हैं। जो पत्तियों के अंदर पर्णहरिम होता है, क्लोरोफिल होता है, वही भोजन का संश्लेषण करता है, इसलिए ये वाला कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, 6वें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। चलिए आपको आवर्त सारणी दिखा देते हैं, शायद आपको इसी प्रकार से याद हो जाए। चलिए 6वें आवर्त की ओर हम लोग आपको ले चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको निकालना है तो उसकी ट्रिक मैं आपको पीरियडिक टेबल में ले जा करके बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये आवर्त सारणी है, मैंने इसके पहले भी आपको दिखाया था। तो ये पहला आवर्त है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो आपसे 6वें आवर्त में टोटल तत्व आपसे पूछे थे। इसके याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले वाले में 2 होते हैं, पहले आवर्त में 2, नेक्स्ट वाले में 8, फिर 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। नहीं तो आप गिन करके भी याद कर सकते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 32 में इसलिए हो गए कि यहाँ पर लेंथेनाइट और यहाँ पर एक्टेनाइट 2 सीरीजें और जुड़ गई हैं, इसलिए 32, 32 हो गए। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन पीरियडिक टेबल के बाहर लेंथेनाइट और एक्टेनाइट की सीरीज होती है, उसके जुड़ने के कारण जो है 14 तत्व जुड़ गए हैं, तो 32, 32 हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। पहले में पूछेगा तो 2 बताइएगा, दूसरे तीसरे में 8, 8, चौथे और 5वें में 18, 18 और 6ठे और 7वें 32, 32। तो आप 32 को सही करिए जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो। तो ये हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका सही ऑप्शन 32 होगा। 6वें और 7वें में जो तत्व होते हैं 32, 32 होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, पौधे प्रजनन के किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें अनुवांशिकीय रूप से जनन के सभी गुण पौधे में होते हैं। तो ऐसा सिर्फ वर्धी जनन में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन। जब उसमें अनुवांशिकी गुण वैसे ही रहें जैसे कि पौधे में थे पहले, तो वर्धी जनन से आपको प्रजनन कराना पड़ेगा। सही ऑप्शन पहला वाला होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, 150 का 18% आपको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 150 का 18% डिवाइड कर लेंगे आप तो उत्तर आपको 27 प्राप्त हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपसे 69 नंबर ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चिन्हों का प्रयोग करके आपको क्या लाना है, 50 उत्तर लाना है। तो इन चिन्हों को चारों को रखने का प्रयास करिए। 180 इसके बगल में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखा गया है, उसके जगह में चिन्ह रखिए। चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 50 लास्ट वाले ऑप्शन से। ये आपको करना पड़ेगा, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती है। तो आपको चारों जल्दी जल्दी रखना पड़ेगा, जितनी आपकी स्पीड होगी उतनी तेज़ी से आप लोग काम करेंगे। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, बिना किसी अवरोध के एक व्यक्ति जो है
80 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है। और अगर अवरोध बीच में आ जाता है तो 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से समान दूरी को तय करता है। तो कितने मिनट पर घंटा वो रुकता है। ऐसे निकालने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। दोनों का अंतर ले लीजिए, 20 आ जाएगा। 20 बटे पहली वाली जो है हमारी गति को, उसको ले लीजिए बिना अवरोध वाली, 80 कर लीजिए। ये आ जाएगा 20 चौको 80, 1/4। ये किस में आया? घंटे में आया। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौको 60, 15 मिनट इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न आसानी से लग जाते हैं। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में इसमें आपको जोड़ना है, दशमलव का जोड़ है। इस पद को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, इस शेप को बटलर कहा जाता है, बटलर को क्लर्क कहा जाता है, क्लर्क को टीचर कहा जाता है, टीचर को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को इंजीनियर कहा जाता है। तो क्लास में कौन पढ़ाता है? क्लास में कौन पढ़ाता है? क्लास में टीचर पढ़ाता है, टीचर को डॉक्टर कहा जाता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा डॉक्टर। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले लास्ट में आ जाए करिए। क्लास में कौन पढ़ाता है? क्लास में टीचर पढ़ाता है, और टीचर को क्या कहते हैं? डॉक्टर। इसका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर। बस यहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का रेशियो आपको 2:3 दे रखा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इसी वीडियो की स्टार्टिंग में कराया था, वहाँ पर भी वर्तमान में तीनों की आयु का योग आपसे पूछा था। चलिए इसको भी कराते हैं। यहाँ पर आपको तीर्था को टी से मान लीजिए, प्रदीप को पी से मान लीजिए, उमर को यू से मान लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इसके दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3, और प्रदीप और उमर का रेशियो आपको दे रखा है 4:5। तो प्रदीप को यहाँ पर आपको सेम करना होगा। अगर आपको तीनों का रेशियो निकालना है, तीनों का रेशियो के लिए आपको 4 से इन दोनों पदों में मल्टीप्लाई करिए, ऊपर वाले 4 दूनी 8 और 4 3 12, और 3 से इन दोनों पदों में मल्टीप्लाई करिए, 3 चौको 12 और 3 पची 15। तो आपने इन तीनों का निकाल लिया 8 12 15 में तीर्था, प्रदीप और उमर के आयु का अनुपात है। अब आगे प्रश्न में पढ़िए, यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 था। तीर्था और प्रदीप का 4 वर्ष पहले कह रहा है, और अब कितना है? 2:3 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप अनुपात को सेम करिए। यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों पदों में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। हमेशा जो बाद वाला रेशियो होता है वो बड़ा होता है। देखिए 5 से 6 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 1 की बढ़ोतरी हुई है कितने वर्षों में? 4 वर्षों में 1 की बढ़ोतरी हुई है। तो 1 बराबर 4 के हो जाएगा। अगर 1 बराबर 4 के हो गया तो आपसे क्या पूछा है? वर्तमान में तीनों की आयु का योग, और वर्तमान में ये 6 और 9 के रेशियो में, तो ये 6 चौको 24 का होगा। तीर्था जो होगी 24 की होगी, और प्रदीप होगा नचो के 36 का, 36 वर्ष का। ठीक है। हम लोग रेशियो के ऊपर चलते हैं। तीर्था, प्रदीप और उमर का रेशियो 8 12 15 का है। तीर्था हो चुकी है 24 साल की। तीर्था कब 24 साल की होगी? जब 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अगर 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सारे पदों में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तीर्था हो जाएगी 24 साल की। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रदीप हो जाएगा 12 36, 36 हमने पहले भी निकाला हुआ था यहाँ पर, और 15 3 45। तो 24, 36 और 45 को जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। यही आपसे आयु का योग पूछा गया था वर्तमान में। तो इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग आपको 12 दे रखा है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप ऑप्शन से आपको करना होता है, लेकिन यहाँ पर पढ़िए, यदि संख्या के स्थान परिवर्तित कर दिए जाएं तो 18 ज़्यादा हो जाते हैं। तो 18 को क्या करिए 9 से डिवाइड करिए। जितना यहाँ पर लिखा करें उससे 9 से डिवाइड करिए तो आएगा 2। मतलब जो संख्या निकल कर आएगी उन दोनों संख्याओं के अंक, इकाई और दहाई के बीच में अंतर जो होगा वो 2 का होना चाहिए। और यहाँ पर क्या दे रखा है? 12 जो है अंकों का योग है। देखिए 9 3 12, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका अंतर देखिए दोनों अंकों का 2 नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। 8 4 12, 12 तो अंकों का योग है लेकिन अंतर 2 नहीं है, ये भी गलत हो गया। 7 5 12, 12 है लेकिन अंतर भी देखिए 2 का है। लेकिन इस बात को समझिए, जब अंक परिवर्तित कर दिए जाएं तो मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इसके अंक को चेंज कर देंगे 5 और 7 में, ये तो कम हो गई 18। हमें कम वाला ऑप्शन चाहिए, इसलिए 57 इसका ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। अंकों का योग भी 12 है। अगर देखें इकाई और दहाई के अंक में 2 का अंतर है, और अगर इसे चेंज कर देंगे, ये चेंज होकर के अगर अंक पलट देंगे तो 75 बनेगा, तब जाकर कहीं 18 ज़्यादा होगा। तो आपको ज़्यादा वाला निकालने के लिए आपको
57 वाले ऑप्शन को टिक करना होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, अंकित साइकिल से चर्च की ओर जाता है और कार से प्रारंभिक बिंदु की ओर वापस आ जाता है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अंकित जो है वो साइकिल से चर्च की ओर जा रहा है, इससे साइकिल कर लिया, साइकिल से चर्च की ओर गया, और कार से जो है वो चर्च की ओर वापस आ जाता है। साइकिल से गया, कार से वापस आया, इन दोनों में समय लगा उसे 5 घंटे का। यहाँ 5 घंटे लिखा है ना। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यदि वह दोनों तरफ कार से जाए, आने भी कार और जाने भी कार, तो उसे 3 घंटे बचेंगे, मतलब उसे लगेंगे 2 घंटे। 3 घंटे बचेंगे 5 में से, तो 2 घंटे लगेंगे। तो एक घंटे में गया और 1 घंटे में आया, 1 घंटे में गया होगा और 1 घंटे में आया, तभी तो उसको 2 घंटे लगें। अगर ये 1 घंटे वाला यहाँ पर आप रख दें तो साइकिल से उसे जाने पर 4 घंटे लगेंगे। साइकिल से एक तरफ जाने पर 4 घंटे, तो दोनों तरफ जाने पर 8 घंटे लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप इसे उत्तर निकाल सकते थे, 8 घंटे। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, जब बिजली पारित करने से एक पदार्थ को नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है तो इसमें कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है। जब आप बिजली पारित करते हैं किसी पदार्थ पर तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इंग्लिश में। सही ऑप्शन इसका लास्ट वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, इसे समझिएगा आप लोग। देखिए 48, 108 और 147 लिखा गया, इसे चेंज करके आपको रूट में लिखना है। तो कैसे आप करेंगे, 48 को आप लिख सकते हैं 4 चौको 16 3 48, ठीक है। 108 को लिख सकते हैं 6 छंग 36, 36 त्रिका 108। 147 को लिख सकते हैं 7 49 त्रिका 147। यहाँ पर √3 सब जगह हैं, समान पद हैं, तो 6 4 10, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इससे घटा दीजिए। 6 4 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेगा, 3√3। और 3√3 को अगर लिखना चाहेंगे आप तो √27 लिख सकते हैं। √27 ही 3√3 होगा, क्योंकि 9 3 27 बनेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा ये इसका सही ऑप्शन होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक 13% की हानि और 15% के लाभ के बीच का अंतर $63 का है, तो पृष्ठ में वस्तु की लागत डॉलर में आपको बतानी है। कैसे करेंगे आप, देखिए कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये की थी और 13% की हानि हुई, तो मतलब कि वो बिके कितने की, 87 की बिकेगी, 13% की हानि हुई। यदि वो 15% के लाभ पर बेचता, 100 की वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता, तो 115 रुपये उसे मिलते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर वो कह रहा है 63 का है। हमारा अंतर देख लेते हैं, हमारा अंतर जो है वो 28 रुपये का अंतर है। 87 और 115 का अंतर 28 रुपये का है, तो 28 का अंतर बराबर उसके 63 के अंतर के, तो 1 बराबर 63/28, और 100 पे हमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 63/28 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 225। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतकों में विषम आपको चुनना है। ये भी क्वेश्चन हटा दिया गया था, इसे आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सारे के सारे संयोजी ऊतक हैं, इसलिए कोई भी विषम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। कोई भी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसमें 200 और 432 से भाग करने पर 2 और 3 शेषफल बचे। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, 2 और 3 शेष रहना चाहिए, तो आप 2 और 3 को दोनों में घटा लीजिए पहले से ही। तो ये बनेगा 198, और ये इसमें 3 घटाएंगे तो बनेगा 428। एचसीएफ निकालना है तो भाग 20 से निकालते हैं, एचसीएफ यहाँ पर 29 होगा, ठीक है। अब 198 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार में आएगा 396, 2 बार में आया 396, शेष बचेगा 33। 33 को फिर से भाग करेंगे 198 में, तो अब देखिए 6 बार जाएगा 198, तो ये 33 जो आ जाएगा वो इसका एचसीएफ आ जाएगा। वही आपसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब कि एचसीएफ आपको निकालना है, तब जाकर के 2 और 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। जब शेष का रहने की बात करें तो पहले इन दोनों में घटा करके उनका एचसीएफ निकाल लिया करिए। 81 नंबर क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्र वाला एक वर्ग का टुकड़ा काटा जाता है, और शेष प्लेट को एक खुले हुए शीर्ष वाले क्यूबॉइड बनाने के लिए काटे गए किनारे के साथ जोड़ा जाता है। इस खुले हुए शीर्ष वाले क्यूबॉइड का आपको आयतन ज्ञात करना है। थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए एक वर्ग है, चारों भुजाएं इसकी सेम हो गई। अब क्या कह रहे हैं, 9 सेंटीमीटर के सभी भुजाएं इसकी।
इसके कोनों से देखिए इस प्रकार से वर्ग काटा जाता है और इसका क्षेत्रफल जो है वर्ग का काटे गए 0.25 है। मतलब भुजा कितनी काटी गई आपने 0.5 भुजा काटी होगी, तभी तो इसका क्षेत्रफल 0.25 आया। तो 0.5 इधर से काटी, 0.5 इधर से काटी, तो 0.5 मिलकर के 1 हो गया। टोटल भुजा ये 9 सेंटीमीटर की थी, आपने एक एक काट लिया तो ये बचेगी 8, ये भी बचेगा 8, ये भी बचेगा 8, ये भी बचेगा। ठीक है, ये वर्ग वाले भुजाओं को छोड़ करके, समझ गए आप। 8 इसकी भुजा बनी। अब जो बचा काटने के बाद ये संरचना आपको प्राप्त हो गई ना, इससे बनेगा जाकर के एक घनाभ। उसी घनाभ का आपसे आयतन पूछा है, क्यूबॉइड का आयतन पूछा है। तो इसके लिए आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। देखिए लंबाई कितनी होगी इसकी, लंबाई ये वाली लंबाई होगी, ये तो 8 ही होगी क्योंकि 8 बचेगी तो 8 होगी। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई ये वाली चौड़ाई होगी, ये भी 8 होगी। ऊंचाई की बात करते हैं, देखिए ऊंचाई क्या होगी, ये अगर आप बंद करेंगे इसे तो ऊंचाई उसकी ये वाली ऊंचाई आएगी, और ये कितनी है 0.5 है, तो ऊंचाई 0.5 की आएगी। ठीक है, तो 8 गुणे 8 गुणे 0.5, तो 8 टाइम 64 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे आप, 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, 2 32, तो 32 जो आ जाएगा वो इसका आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई निकालना ये मेन बात थी। सही ऑप्शन इसका लास्ट वाला ऑप्शन होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की आपको लंबाई निकालनी। देखिए समकोण त्रिभुज है ये, और समकोण बनाने वाली तो एक 7 मान लीजिए, एक 24 मान लीजिए, ये आपको निकालनी है। अगर आपने पाइथागोरन ट्रिक पढ़ी हो, या तो आप इसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके अंडर रूट ले लीजिए, नहीं तो आप याद करते हैं 7, 24, 25, इस प्रकार से पाइथागोरन ट्रिक कुछ याद करके चलिएगा। जैसे आप 3, 4, 5 याद करते हैं, 5, 12, 13 याद करते हैं, उसी प्रकार से 7, 24, 25 होती है, 8, 15, 17 होता है। इस प्रकार से काफ़ी याद रखिएगा, आसानी होती है। तो यहाँ पर से 25 जो होगा इसकी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया वेन आरेख कुल 50 छात्रों को दिखाता है जो 3 विभिन्न परीक्षाओं ABC से बैठे, सभी कम से कम परीक्षा में उपस्थित हुए, इनमें से किसमें वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं। तो आपसे किसी एक परीक्षा में बैठे वाले छात्रों की संख्या आपसे पूछा है। देखिए 10 जो है ना वो A और B दोनों परीक्षाओं में बैठे हैं, तो 10, 5 जो हैं ये तीनों परीक्षाओं में बैठे हैं, 12 इन दोनों परीक्षाओं में बैठे हैं C और B में, और 10 जो हैं A और C में बैठे हैं। तो इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 5, 2, 7, 37 आ रहा है। 37 जो हैं किसी न किसी 2 या 3 परीक्षाओं में बैठे हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है किसी एक परीक्षा में। तो टोटल 50 छात्र हैं, 37 किसी 2 या 3 परीक्षाओं में बैठ चुके हैं, तो 50 में से 37 घटा देंगे तो आ जाएगा 13। ये 13 छात्र ऐसे हैं जो किसी एक परीक्षा में बैठे होंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। अब देखिए आपको किस प्रकार से पूछा है, यहाँ पर से R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए R बराबर V/I, यही हमें सही लग रहा है, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ठोस कोयला को तरल में करना है तो उसे कहेंगे द्रवीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी। जो डाटा होता है इसे ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो याद रखते हैं। 1 से 50 प्राकृतिक संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, और उसके बाद 51 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 10 अभाज्य संख्या मिलती हैं। तो टोटल 1 से 100 में 25 अभाज्य संख्या मिलती हैं। ये डाटा याद रखिएगा, नहीं तो निकाल भी लीजिएगा भाई, निकालने में समय लगेगा, डाटा याद करने में समय नहीं लगेगा। तो पहले आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आता है तो फिर आप अभाज्य संख्या पहले 2 होती है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से आप लोग निकाल करके गिन सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 1 से 50 तक में आपको 15 मिलेंगी, और 51 से लेकर के 100 तक में आपको 10 मिलेंगी। टोटल आपको 25 अभाज्य संख्या मिलेंगी। ठीक है, निकाल भी सकते हैं आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आपको देखना है
सभी टेबल फिल्टर हैं और सभी फिल्टर ग्राइंडर हैं। तो निष्कर्ष आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। सभी टेबल, ये टेबल का गोला है, सभी टेबल का गोला जो है वो फिल्टर है, एफ से हमने फिल्टर कर लिया। और सभी फिल्टर जो हैं वो ग्राइंडर हैं, जी से हमने ग्राइंडर कर लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ टेबल ग्राइंडर नहीं है, सभी टेबल ग्राइंडर हैं। तो कुछ टेबल ग्राइंडर नहीं है, ये गलत हो गया हमारा। कुछ ग्राइंडर टेबल हैं, कुछ ग्राइंडर टेबल हैं, बिल्कुल कुछ ग्राइंडर का गोला जो टेबल से टच हो रहा है, तो ये वाला सही होगा। तो एक गलत है और दूसरा इसका अनुसरण कर रहा है, तो केवल 2 अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु कहते हैं। तो सही ऑप्शन इसका तीसरा वाला ऑप्शन होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक निर्माता ने अपनी मशीन पर एक थोक विक्रेता की 20% के लाभ पर बेची। एक मशीन को 20% के लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उस मशीन को खुदरा व्यापारी के पास 10% के लाभ पर बेचा, जिसने उस मशीन को 1452 रुपये में ग्राहक को बेच करके 10% का लाभ कमाया। तो निर्माता की लागत मूल्य आपको ज्ञात करें। देखिए हर जगह लाभ हो रहा है, 1452 रुपये की लास्ट में इसका मूल्य हो गया, तो एक्चुअल में इसका मूल्य कितना था ये आपको निकालना है। तो इसमें 10% का लाभ हो चुका है, तो ये वस्तु कितने की रही होगी? 100/110 की रही होगी। और इस पर भी 10% का लाभ पहले ले चुका है, 100/110 की पहले ये रही होगी। और इस सब पर 20% का लाभ पहले भी हो चुका है, तो 100/120। तो ये गुणा भाग आपको करना है। इसका सही ऑप्शन आप लोग निकाल लीजिएगा। ये 1452 की वस्तु थी, बचेगी जाकर के ये जाकर के कितने की रही होगी? 1000 की रही होगी। जो आपने 20%, 10% का लाभ कमाया, तो जाकर के 1452 की बनी। तो गुणा भाग करके के उत्तर इसका दूसरा ऑप्शन निकल आएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन आया है, कथन और तर्क से क्वेश्चन आया है। कथन में आपसे कहा गया, वक्तव्य दिया गया है, क्या युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए? देखिए ऐसे जब आपको वक्तव्य मिले तो इसमें पॉजिटिव आपको उत्तर देना है। तो इसमें हाँ वाले उत्तर को टिक कर दीजिएगा, नहीं वाले गलत कर दीजिएगा। ऐसा क्यों करना है भाई? राजनीति में शामिल होना युवाओं के लिए तो एक अच्छा अवसर है, तो इसमें आप हाँ में ही जवाब देंगे। जब हम बात करते हैं पर्यावरण के विरुद्ध काम करने के, तो उसमें आप नहीं करेंगे। स्मोकिंग करने की, कोई गलत बात करने के, उसमें आप नहीं करेंगे। लेकिन जब हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो इसमें आपको हाँ में उत्तर देना होगा। ज़्यादा आपको एग्जाम में सोचने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही इतना ज़्यादा एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करके हाँ में उत्तर करिए। और हाँ में देखिए लिखा क्या गया है, सक्रियतापूर्वक सार्थक आपका जो शामिल होंगे, तो इतना चेंजमेंट आएगा राजनीति में, तो इसको आपको सही करना ही होगा। नीचे दूसरा पढ़ लीजिए, गलत है, तो इसलिए कौन सा सशक्त होगा? केवल पहला वाला ही सशक्त होगा। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, कथन और धारणा से क्वेश्चन आया। अपने सहायक से एक मालिक ने कहा, कृपया अकाउंटेंट के पते पर निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करके भेजें। तो मालिक जब अपने सहायक से कहेगा तो मालिक का आदेश सहायक जरूर पालन करेगा। भाई मालिक है कंपनी का, जो कहेगा आपको करना पड़ेगा। और कृपया करके भी उपयोग किया है, ऐसा नहीं कि आपको डांट कर कहा है कि आप मना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा कथन से झलक रहा है। तो इसमें आप कौन सी धारणा को सही करेंगे? सहायक मालिक के निर्देशों का पालन करेगा, यही सही बात है। सहायक व्यक्तिगत रूप से जाएगा और लेखाकार को दस्तावेज सौंपेगा। भाई उसने तो ये कहा नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से उसके घर जाइए और दस्तावेज करिए, उसने कहा है कि अकाउंटेंट के पते पर दस्तावेज तैयार करके भेजें, स्वयं नहीं जाना है। इसलिए कौन सा कथन सही होगा? केवल पहला वाला अंतर्निहित है कथन में, ठीक है। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले इसी वीडियो में करा चुका हूँ। एक कार जो है बहिर्गत भाग से गिरती है, 0.4 सेकेंड में भूमि पर गिर आती है। तो यहाँ पर भूमि पर टकराते समय इसकी चाल निकालनी है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, पहला फार्मूला लगाना V = U + GT। जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है, प्रारंभिक वेग 0, तो ये 0। अंतिम वेग आपको V निकालना है, G की वैल्यू आपको 10 दे रखी है और यहाँ पर 0.4 सेकेंड लिख दिया है, तो 0.4 कर दीजिए। तो यहाँ पर से चाल कितनी आ जाएगी अंतिम वाली? 4 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने आपको बताया पर सेकेंड वाले ऑप्शन को टिक करिएगा। तो पर सेकेंड इसमें लिखा गया, ये मीटर इंटू सेकेंड है, तो इसे मत सही करिएगा। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, त्वरण की यूनिट होती है, दोनों गलत हो गए। लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा ये इसका सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन भी सही करना आना चाहिए। प्रश्न तो आपने सही कर लिया, लेकिन ऑप्शन भी आपको यूनिट के हिसाब से देखना पड़ेगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है।
एक ट्रेन एक तरफ की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर गति से और वापसी की यात्रा पिछली गति की 3/4 मतलब 80 की 3/4 करेंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब 80 से गया और 60 किलोमीटर पर आवर से गति से लौट आता है तो इसकी औसत गति आपको निकालनी है। देखिए औसत गति के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। टोटल दूरी कितनी होगी? आने की 100 जाने की 100, टोटल दूरी 200। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय जो होगा देखिए पहले में कितना समय लगेगा? पहले में लगेगा 100 किलोमीटर की दूरी है, 80 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। दूसरे में जाने में देखिए आने में लगा 80 और जाने में, अब देखिए चाल घट गई है 3/4 हो गई 80 की तो 60 निकला था। इसको हल कर लीजिएगा, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा 68.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर से आपने औसत गति निकाल ली। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय हस्ती को 2017 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उप महानिदेशक नियुक्त किया था? तो 2017 में नियुक्त किया गया था सौम्य स्वामीनाथन को। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा, सौम्या स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है और अभी भी ये बनी हुई हैं, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या चेंजमेंट आएगा? देखिए संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv और गतिज ऊर्जा को होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग वेग को दुगना करें, अगर वेग को दुगना करेंगे तो 2v हो जाएगा, तो हमारा संवेग तो 2 गुना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर वेग को दुगना करेंगे तो स्क्वायर से वेग बढ़ेगा, मतलब 4 गुना से बढ़ेगा, तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना से बढ़ेगी। इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, TDP मंत्री अशोक गजपति राजू के हाल ही में इस्तीफे के बाद नए उड्डयन मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? ये 2018 का आंकड़ा है, मैं आपको नहीं बताऊंगा 2018 वाला, मैं आपको 2021 वाला बताऊंगा जो इस समय चल रहा है, नहीं तो आप पुराना याद कर लेंगे। इस समय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं स्वतंत्र प्रभार के, वो हैं हरदीप सिंह पुरी। ये याद करिएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। हरदीप सिंह पुरी जो है वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं इस समय 2021 के, पुराना नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप उसी को याद कर लेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कथन को पढ़ते हैं, वाई ने टी से कहा अन्ना का रेस्तरां दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। अब इस कथन को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। थोड़ा जूम करते हैं। वाई ने अन्ना के रेस्तरां में भोजन किया है या दक्षिण भारतीय भोजन सबसे लोकप्रिय भोजन है, क्या आपको सही लग रहा है? देखिए उसने ये बताया है, उसने भोजन किया नहीं है। सुना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किया ही हो, सुना भी हो सकता है उसने, तो आप इसको गलत कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते हैं तो गलत ही करेंगे। दक्षिण भारतीय भोजन सबसे लोकप्रिय हैं, तो ये बारे में देखिए कथन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया। अन्ना के रेस्तरां के बारे में बात की गई है, दक्षिण भारतीय व्यंजनों में सबसे प्रसिद्ध है अन्ना का रेस्तरां, दक्षिण भारतीय सभी भोजन की बात नहीं की, इसलिए दोनों ही जो कथन होंगे वो इसके गलत होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ना तो पहला और ना ही दूसरा, इसके दोनों ही कथन आपके लिए उत्तर देने के लिए सही नहीं है। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है और वामावर्त 90 डिग्री घूमता है, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? मैंने आपको 97 क्वेश्चन करा दिए हैं, 98 क्वेश्चन और 99 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इन दोनों प्रश्न सरल हैं लेकिन आप कर सकते हैं, थोड़ी सी गलतियाँ आपसे हो सकती हैं लेकिन उन गलतियों को सुधारिए और 98 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोग 98 क्वेश्चन का जवाब दे लेते हैं तो ये समझेंगे कि आपने यहाँ तक क्वेश्चन जो हैं वो पूरा वीडियो देखने का प्रयास किया है, तो आप तभी इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़िएगा, उत्तर देने का प्रयास करिएगा, आराम से निकल आएगा, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, 22 फरवरी 1899 से 22 मई 1903 तक आरंभिक और अंतिम तिथि को लेते हुए दिनों की संख्या आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 98 नंबर और 99 नंबर। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप 1900 वाले सन को लीजिएगा तो ये 1900 वाला सन जो है वो लीप ईयर नहीं है,
लीप ईयर आप जब किसी शताब्दी वर्ष को देखते हैं तो 400 से डिवाइड करते हैं, तो 400 से नहीं कटेगा तो 1900 वाला लीप ईयर नहीं होगा। इसमें आप फरवरी को 29 की नहीं करेंगे, 28 की ही करेंगे। इस बात पर आप लोग ध्यान कीजिएगा, ठीक है। जैसे 2000 होता है ना, तो 2000 को 4 से डिवाइड नहीं करना होता, 400 से डिवाइड करना होता है। जो शताब्दी ईयर होते हैं उनको 400 से डिवाइड करना होता है, तब जाकर के पता चलता है कि शताब्दी ईयर जो है लीप ईयर है कि नहीं है। यही इस बात ध्यान देना था। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े, 98 क्वेश्चन और 99 नंबर क्वेश्चन। चलिए आपको 100 क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंटों में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब कि किस कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था पहला आवर्त, पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कोष बनता है तो पहला कोष के कोष आता है। के कोष में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं लेकिन 1 भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में 1 होता है, लेकिन हीलियम के केस में के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के बाद एल कोष आता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपसे पूछा है दोनों एलिमेंटों के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, तो के कोष में होंगे। जो पहला कोष होता है उसी में होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे भी हैं। अगर आपको जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मैंने करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे उनको लेटेस्ट वाले क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो मार्च 2021 तक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। आपको पुरानी करंट अफेयर नहीं तैयार करनी है। लगभग आपसे जो करंट अफेयर पूछ रहा है एनटीपीसी में, वो 2019 की स्टार्टिंग से 2020-21 तक आपसे करंट अफेयर पूछेगा। लेकिन रेलवे जो है बहुत पुरानी करंट अफेयर ही पूछता है। जितना आपको याद हो सकता है उतना आप लोग याद करिए। 2019 से लेकर के 2021 जब तक आपका एग्जाम हो, उससे 1-2 महीने पहले तक के आप करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा। आपको 80 से 90% करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे, वो आपके इन्हीं करंट अफेयर से लग जाएंगे, ठीक है। सवाल के उत्तर अवश्य दीजिएगा। और आपने इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न के सही से जवाब दिए, क्या आप 70 से 80 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? अगर नहीं सही कर पा रहे हैं तो और मेहनत करिए। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको 70 से 80 क्वेश्चन सही करने होंगे। आपको नॉर्मलाइज मार्क के भरोसे नहीं रहना है। आपको पहले 70 से 80 क्वेश्चन सही करने हैं, बाद में आपको नॉर्मलाइज मार्क मिलते हैं तो आप 70 से 80 अंक, 10 अंक आपके और आगे बढ़ सकते हैं या 10 घट भी सकते हैं। इसलिए तैयारी इतनी करिए कि आप नॉर्मलाइज मार्क के भरोसे ना रहें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एनटीपीसी में जो गलती हुई उसे आपको ग्रुप डी में नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग और साइंस पर फोकस करना है। साइंस के हमारे ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, मैंने आपको कराए हुए हैं, उसे जा कर के आप लोग अवश्य देखने का प्रयास करिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो हम आपको 1 से लेकर 100 तक वाले और भी सेट कराने का प्रयास करेंगे। जितने आप कहेंगे उतने आपको एग्जाम तक कराएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग दोनों प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।